राइट्स क्या, और उसके बाद वो सारे सेक्शन, मतलब सेक्शन 45 से लेकर आप ले लो 54 तक, 45 से लेकर 54 तक सारा अनपेड सेलर की राइट ही है। 45 46 इंट्रोडक्शन टाइप बातें हैं, और उन्हीं को ही इन डिटेल में लेके गए हैं आगे ये पूरे पूरे के पूरे सेक्शंस में। कैसे याद होगा वो इंडेक्स में आपको बता दूंगा। उसके बाद अपने चलेंगे, छोटा सा अपना एक एरिया होगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सूट्स को लेकर। किस बारे में बात करेंगे, किस चीज के लिए सूट फाइल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए बोल दें हम कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो किन किन चीजों के लिए, जैसे अपने नहीं बोल देते भाई कॉन्ट्रैक्ट में किन किन चीजों के लिए केस फाइल कर सकते हो, कि सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंपनसेशन दो, सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ, तो किन किन चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट में केस फाइल कर सकते हो। वैसे यहां भी बताया गया कि भाई आप किन किन चीजों के लिए केस फाइल कर सकते हो, तो इसमें भी अपने पढ़ेंगे भाई किन किन चीजों के लिए केस फाइल हो सकता है, आप क्या क्या चीजें क्लेम कर सकते हो। फिर उसके बाद अपना एक टॉपिक चलेगा मिसलेनियस टाइप टॉपिक, जिसमें अपने छोटी छोटी सी बातें पढ़ेंगे, इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, दैट इज ऑल। ओके, तो सबसे पहले अपने आ जाते हैं अनपेड सेलर के ऊपर। पहले समझ लेना अनपेड सेलर का एक इंट्रोडक्शन टाइप सी बातें पढ़ते हैं कि अपने को इसमें पढ़ना क्या क्या है। हम सबसे पहले बात पढ़ेंगे कि अनपेड सेलर होता कौन है। सेक्शन 45, फिर हम पढ़ेंगे उसकी राइट्स। राइट्स के बारे में वैसे तो सेक्शन 46 में बता दिया गया है, वेरी गुड आफ्टरनून, 46 में बता दिया गया कि 46 बताता है भी क्या क्या राइट है। जैसे बात कर लेते हैं, 46 बोलता है भाई 3 राइट है। आपकी राइट है लीन की, आपकी राइट है स्टॉप ट्रांजिट की, आपकी राइट है रीसेल की। ये 45 बोल देता है, सॉरी 46 बोल देता है। 46 बोलता है कि भैया ऐसा है कि जिसने, जो सेलर है जिसने मूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, जिसने गुड्स बेचे हैं, तो अगर उसको पैसा नहीं देते हो आप, तो वो सामान अपने पास रख सकता है। सामान अगर ट्रांसपोर्ट पे है तो वो सामान को रोक सकता है, वापस पोजेशन ले सकता है, वो सामान को किसी और को बेच सकता है। ऐसे करके अपने 3 बातें पढ़ेंगे। इन्हीं 3 बातों के जो अगले सेक्शन है ना 47 वाले, वो सब इन्हीं से रिलेटेड है। यहां पर तो इंट्रोडक्शन है, फिर उसी के बाद लीन से कनेक्टेड सेक्शन है 47 से 49 एंड 54। 54 एक छोटी सी बात बताता है लीन के बारे में। ट्रांजिट के अंदर फिर वही सेक्शन 50 से 52 एंड 54 पूरा ट्रांजिट के बारे में। जैसे मान लो हम लीन में पढ़ेंगे लीन कब होगा, लीन कब नहीं होगा। ट्रांजिट में हम पढ़ेंगे ट्रांजिट कब होगा, ट्रांजिट कब ट्रांजिट नहीं माना जाएगा, ऐसी कुछ बातें पढ़ेंगे। रीसेल के अंदर हम पढ़ेंगे 54 क्लोज टू, ये अपने पढ़ेंगे। तो ध्यान देना कैसे याद करोगे। अनपेड सेलर इंपॉर्टेंट है, प्री पर्पज से मेंस पर्पज से, दोनों दोनों पर्पज से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बहुत इजी है। हाँ, इंडेक्स में आपको थोड़ा बहुत, आप इंडेक्स को याद करने में तंग हो सकते हो, तो इंडेक्स को कैसे याद करोगे अनपेड सेलर के बारे में। अनपेड सेलर सेक्शन 45 में बताया गया है। अनपेड सेलर की राइट्स क्या क्या है वो सेक्शन 46 में बताई गई है। फिर उसके बाद आप 3 राइट याद करोगे, फिर आप आओगे कि भैया जो राइट टू लीन है ना, उसके बारे में 47 48 49 और 54 बात करता है। क्या बात करता है वो भी देख लेंगे। ट्रांजिट स्टॉप होता क्या है वो भी बता दूंगा, इसके बारे में सेक्शन 50 51 52 और 54 बात करता है। रीसेल के बारे में 54, विच मीन्स एक सेक्शन अपने ने छोड़ रखा है अभी तक 53, कि 53 क्या है, क्या बोलता है, वो आगे देखें, वो छोड़ दो उसको एक बार, उसने को उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हालांकि इसी से कनेक्टेड है, सेलर की जो राइट है इन्हीं से कनेक्टेड है, बट थोड़ा सा अलग है, उसको अपने बाद में देख लेंगे। अब आ जाओ टॉपिक पे, एक बार अपना टॉपिक कर लेते हैं। जो जनरल बातें हैं कि भाई अनपेड सेलर कौन होता है, अनपेड सेलर की राइट्स क्या क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन, अनपेड सेलर कौन होता है, किसको आप अनपेड सेलर बोल सकते हो। तो सबसे पहली बात ध्यान रख लेना, कौन सा सेक्शन अनपेड सेलर के बारे में बात करता है, सेक्शन 45। सेक्शन 45 अनपेड सेलर के बारे में बात करता है, जो ये बोलता है कि अनपेड सेलर कौन होता है, वो पर्सन जिसको होल ऑफ प्राइस नॉट पेड, जिसको पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया गया है। दूसरा, वो पर्सन जिसको बायर ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल दो,
या फिर बोल दो कि बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था और वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब ध्यान देना, दो लोगों को हम अनपेड सेलर बोलते हैं सेक्शन 45 के हिसाब से। एक भाई जिसने सामान बेचा था और उसको बायर ने पैसा नहीं दिया, अनपेड सेलर। बायर ने, सेलर ने सामान बेचा था, वो सेलर जिसको पैसा नहीं मिला है, क्या बोल सकते हैं, वो सेलर जिसको पैसा नहीं मिला उसको हम बोलते हैं अनपेड सेलर। दूसरा, वो सेलर जिसको क्या, वो बायर चेक दे गया। नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई सामान लेने जाते हैं, अपने उसको चेक दे देते हैं कि यार ये लो चेक रख लो, बैंक में डिपॉजिट करके पैसा ले लेना। चेक डिसऑनर हो गया। तो बोलता है या तो उसको पैसा ही नहीं मिला, या फिर उसको उसने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक दे दिया था और वो चेक डिसऑनर हो गया। नो डाउट चेक डिसऑनर हुआ है, 138 का केस बनेगा, जो अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ते हैं ना, वो बनेगा। बट वहां पर उसके पास ये वाला अधिकार भी होगा, मतलब क्रिमिनल तो केस बनेगा, वो सिविल में भी जा सकता है अनपेड सेलर के तौर पर। तो ध्यान दे देना, अनपेड सेलर कौन होता है, वो बंदा जिसको पैसा नहीं दिया गया है बायर द्वारा, या फिर वो बंदा जिसको बायर ने चेक दिया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था और वो डिसऑनर हो गया, उसको हम बोलते हैं अनपेड सेलर। अब एक बात ध्यान दे देना, बेयर एक्ट बात करता है कि अनपेड सेलर वो होता है जिसको पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया। अगर बेयर एक्ट की हम लैंग्वेज उठाए ना, जिसको पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया। अब मतलब कि आप ये कहना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल एक आदमी है जिसने 100 रुपए की चीज बेची किसी को, 50 रुपए तो बेयर दे गया, 50 रुपए नहीं दे के गया, तो वो अनपेड सेलर नहीं है। आप क्या बोल रहे हो कि भाई जिसको पूरा का पूरा पैसा, बेयर एक्ट की लैंग्वेज उठाए तो मतलब कि अगर उसने 100 रुपए की चीज बेची, 50 रुपए बायर दे गया, 50 रुपए बचे हुए, तो वो अनपेड सेलर नहीं होगा? होगा सर। बेयर एक्ट भले ही ऐसी बात बोलता है, पर हम अगर अपने इन डिटेल अपने आगे जाके, अगर जब अपनी जब रैपिड रिवीजन वाली जो क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तब अपने डिटेल में जब पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे कि अनपेड सेलर का सिंपल सा मतलब होता है वो बंदा जिसको पैसा नहीं मिला, चाहे पूरा चाहे पार्ट, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। पूरा पैसा का हमको ऐसा नहीं है, चाहे पूरा हो चाहे आधा पैसा हो, जिसको पैसा नहीं मिला वो अनपेड है। तो आप बस ऐसे पढ़ना, वो पर्सन जिसको पैसा नहीं मिला है, बायर ने पैसा नहीं दिया है, चाहे पूरा पैसा हो चाहे कुछ भी अमाउंट बचा हो। दूसरा, वो पर्सन जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या चेक दिया था। दो लोग हो गए जो अनपेड सेलर होते हैं। अब एक पॉइंट ध्यान दे देना कि अनपेड सेलर में क्या क्या लोग आते हैं। इंक्लूड, नॉर्मली तो हम अनपेड सेलर किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं कि भाई जिसने सामान बेचा और उसको पैसा नहीं मिला। मैंने आपको सामान बेचा, आपने मुझे पैसा नहीं दिया, मैं अनपेड सेलर हूं। पर कानून कहते हैं ठीक है, ये तो नॉर्मल है कि भाई जिसने सामान बेचा उसको पैसा नहीं मिला, वो अनपेड सेलर है। पर अनपेड सेलर में हम 2-3 और लोगों को भी रखेंगे। कौन? सेलर का एजेंट। मान लो मैं सेलर हूं, मैंने एक बंदा रख रखा है जो सामान बेचता है, मेरी एक दुकान है, उस दुकान पे मैं खुद नहीं बैठता हूं, एक पर्सन रख रखा है जो एजेंट है मेरा, जो सामान बेचता है। आप उससे उधार करके गए थे, आप उससे उधार करके गए थे, उसको पैसा नहीं दिया आपने, वो भी अनपेड सेलर की कैटेगरी में आएगा, मैं भी अनपेड सेलर की कैटेगरी में आऊंगा। इन शॉर्ट, जो ओरिजिनल बंदा है, या बोल सकते हो कि जो मालिक है जिसको पैसा नहीं मिला, वो भी अनपेड सेलर है। और अगर मालिक के एजेंट ने डील की थी बायर के साथ और एजेंट को पैसा नहीं मिला, तो वो भी अनपेड सेलर है। तो एजेंट ऑफ सेलर वो भी अनपेड सेलर की कैटेगरी में आता है, मतलब कि एजेंट भी अनपेड सेलर वाले सारे अधिकार यूज कर सकता है। तीसरा, मतलब सॉरी दूसरा, जिसको अपने बोल सकते हैं कि भाई ये अनपेड सेलर की कैटेगरी में और कौन आता है। नॉर्मली क्या होता है, मान लो मैंने आपको कोई चीज बेची, मैं आपको नहीं जानता, तो मैंने आपको चीज बेची, मैं आपको जानता नहीं हूं, तो हुआ क्या कि भाई आप, मैंने कहा यार, आपने कहा भाई पैसे मैं कल दे जाऊंगा। मैंने कहा भाई मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। आपने क्या किया, मेरी दुकान थी, दुकान के पास में कोई और दुकान थी, आपने उसको जानते थे और वो आपको जानता था, आपने उससे गारंटी दिलवा दी। उसने कहा अरे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा पैसे। अब यहाँ क्या हुआ, एक पर्सन है जिसने गारंटी दी है, जिस जो एज ए श्योरिटी खड़ा हुआ कि भैया मैं पैसे दूंगा। अब बायर ने पैसा नहीं दिया, तो वो जो श्योरिटी है ना, जिसने गारंटी दी थी कि मैं पैसा दूंगा, वो भी अनपेड सेलर की कैटेगरी में आएगा। यहां पर कानून ये कहना चाहता है कि भैया जो ओरिजिनल सेलर है वो तो अनपेड सेलर होगा ही होगा अगर बायर पैसा नहीं देता।
इसका मतलब कि जो ओरिजिनल सेलर है वो तो सारी अनपेड सेलर की राइट यूज कर सकता है, जो बेसिक बात है। पर अगर सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन ऐसी थी कि सेलर ने खुद ना बेच के एजेंट ने डील किया है, सेलर के एजेंट ने डील किया है, और उस केस में बायर पैसा नहीं देता, तो एजेंट भी अनपेड सेलर की कैटेगरी में आएगा। जो सेलर का जो एजेंट है वो भी अनपेड सेलर की सारी राइट यूज कर सकता है। तीसरा, अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि जो बायर था, किसी ने गारंटी दी थी कि बायर पैसा दे देगा और बायर ने पैसा नहीं दिया, तो जिस बंदे ने गारंटी दी थी ना, जो बंदा एज ए श्योरिटी खड़ा हुआ था, वो भी अनपेड सेलर की कैटेगरी में आएगा और वो भी अनपेड सेलर वाली सारी राइट यूज कर सकता है। तो ये एक बात है जो ध्यान दे देना कि अनपेड सेलर में क्या क्या आता है। सेलर तो आता ही है, दूसरा एजेंट ऑफ सेलर आता है, तीसरा वो पर्सन जो स्टैंड हुआ था एज श्योरिटी फॉर बायर। 3 लोग। यहां पर इनको अनपेड सेलर का लाने का मतलब क्या है कि ये लोग भी अनपेड सेलर वाली राइट्स यूज कर सकते हैं। तो ध्यान दे देना, अनपेड सेलर कौन होता है, जनरल सा मतलब है वो बंदा जिसको बायर ने पैसा नहीं दिया, अनपेड सेलर है, या फिर बायर ने चेक दिया था और चेक डिसऑनर हो गया। उसके अलावा अनपेड सेलर में कौन कौन आते हैं, ये चीज ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इतना इन डिटेल नहीं जाएगा, सिंपल सा पूछा जाएगा अनपेड सेलर कहां डिफाइंड है, सेक्शन 45, बात खत्म, और कुछ नहीं पूछेगा प्री पर्पस से। हाँ, मेंस में आता है कि भैया अनपेड सेलर लिखो, उसकी राइट्स लिखो, बड़ा क्वेश्चन मान लो आ जाए, तब अपने को ये सारी बातें लिखनी होंगी। अब आ जाइए अनपेड सेलर की राइट, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, कि भैया अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट होती है। एल एंड टी सेल, ये क्या है, एल एंड टी बिक गई, बिक गई मतलब सेल हो गई। एक लॉर्सन एंड टॉब्रो नाम से एक कंपनी है, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन टाइप कंपनी है, ठीक है। तो ऐसा है कि एल&टी नाम की कंपनी है जो बिक गई, सेल हो गया उसका, तो अपने क्या लिख रहे हैं, एल&टी सेल हो गई। लीन, राइट ऑफ लीन क्या होता है देखेंगे। टी, राइट टू स्टॉप ट्रांजिट क्या होता है देखेंगे। राइट ऑफ रीसेल, अब ध्यान देना क्या है ये। लीन का मतलब है कब्जा रखना, पोजेशन रखना। अब ये होता कब है, कंसेप्ट समझना, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा टॉपिक नहीं समझ पाओगे। राइट ऑफ लीन का जिसका सिंपल सा मतलब है कि सेलर जो है वो कब्जा रख सकता है, पोजेशन रख सकता है, तो वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो सेलर है ना उसके पास उस चीज का कब्जा होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि सेलर ने सामान बेच दिया, मैंने आपको सामान दे दिया और आपने मुझे पैसा नहीं दिया, मैं आपके घर जाता हूं सामान उठा के ले आऊंगा। नहीं सर, ये मतलब नहीं है इसका। मतलब ये है कि मैंने आपको सामान बेचा था, सामान अभी भी मेरे पास है, आपने कहा कि भैया 10 दिन बाद पैसे दे जाऊंगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, 10 दिन बाद पैसे दे जाना, सामान ले जाना, सामान अभी भी मेरे पास है, चाहे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है या मैंने आपको सामान देने की बात कर चुका हूं, या मैं ये बोल दूं एज पर लॉ डिलीवरी मानी जा चुकी है, पर सामान अगर अभी भी मेरे कब्जे में है, एज पोजेशन में है, तो मैं सामान रख सकता हूं अगर आप पैसा नहीं दोगे। तो राइट टू लीन का मतलब क्या है, सेलर का अधिकार कि वो सामान का कब्जा रख सकता है, पोजेशन रख सकता है। पर उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेलर के पास कब्जा होना चाहिए पहले से। सेलर के पास कब्जा नहीं है, सेलर ने कब्जा बायर को दे दिया, पोजेशन बायर को ट्रांसफर कर दी, बायर को, उसके एजेंट को, या उसके बिहाफ पे किसी पर्सन को, अब राइट टू लीन नहीं है, अब वो राइट टू लीन नहीं रख सकता। तो राइट टू लीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रॉपर्टी या गुड्स की पोजेशन सेलर के पास होनी चाहिए, तब सेलर जो है वो सामान को अपने पास रख सकता है। अब आ जाइए स्टॉप ट्रांजिट, ये क्या है जी, ये कहता है कि भाई मान लो सेलर ने कब्जा छोड़ दिया, अपने हाथ से अपने पास से कब्जा छोड़ा और ट्रांसपोर्ट पे माल लगा दिया। ट्रांजिट मतलब कैरियर पे या फिर ट्रांसपोर्ट पे माल लगा दिया। अब बात आती है कि अगर उसने ट्रांसपोर्ट पे माल लगा दिया और उसको लगता है कि बायर पैसा नहीं देगा या फिर बायर पैसा देने से मना कर देता है, तो वो सामान जो ट्रांसपोर्ट पे था ना उसको रोक सकता है कि भैया सामान बायर को मत देना, या आप इसको दूसरा नाम दे सकते हो, डिलीवरी विद होल्ड कर सकता है। इसका दूसरा नाम है
डिलीवरी विद होल्ड कर सकता है। डिलीवरी विद होल्ड मतलब एक तो सामान ट्रांसपोर्ट में था, वो ट्रांसपोर्ट वाले को बोल देगा सामान जहां पर है वहीं रोक दो और मुझे वापस भेज दो। ट्रांसपोर्ट में था, वहीं रुक जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है। विदहोल्ड का मतलब क्या है कि मान लो सामान जहां तक जाना था वहां पहुंच गया, पर अभी तक बायर को डिलीवरी नहीं हुई है, तो वो ये बोल सकता है कि बायर को डिलीवरी मत देना, मेरे को वापस ले आओ सामान, सामान वहां से वापस ले आओ, बायर को डिलीवरी मत देना। तो जो स्टॉप ट्रांजिट का मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर जो सेलर है उसने सामान ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया है और उसको लगता है कि बायर पैसा नहीं देगा या बायर रिफ्यूज कर देता है पैसा देने से, तो जो सेलर है वो सामान का ट्रांसपोर्ट रोक सकता है, सामान वापस ले सकता है। और उसके अंदर जो वो ट्रांसपोर्ट वाला बंदा है ना, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो वापस देगा। ठीक है। तीसरा रीसेल। रीसेल के अंदर सिंपल सा कंसेप्ट होता है। रीसेल का कंसेप्ट ये है कि अगर सेलर ने ये वाली लीन वाली राइट यूज कर ली, सेलर ने ट्रांसपोर्ट स्टॉप ट्रांजिट वाली राइट यूज कर ली, मतलब कि सामान देना था नहीं दिया उसको, क्यों, पैसा देके जाओ। ट्रांसपोर्ट पे चढ़ा दिया था, लगा कि पैसा नहीं देगा, वापस ले आया। उसके बाद सेलर सामान को किसी और को बेच सकता है। उसमें कुछ बातें पढ़ेंगे अपने कि कब बेच सकता है, क्या नोटिस देना जरूरी है या नहीं है, नोटिस नहीं देगा तो क्या होगा। अब एक बार इस कंसेप्ट को समझ लेना, कुछ भी डाउट रहे दोबारा बता दूंगा, कोई भी डाउट रहे पूछ लेना। जनरली अभी सिर्फ बेसिक समझना, ठीक है, बहुत मतलब इधर उधर की बातें मत लाना कि अगर ऐसा हुआ तो नहीं, जितना बेसिक है, क्योंकि इधर उधर की जो भी बातें हैं वो अपने अभी कवर करेंगे। सिर्फ बेसिक की क्या है, कब है, सिर्फ इतना ध्यान देना। सेलर के पास क्या राइट है, तीन राइट है, तीन राइट है। ठीक है। ये जो दूसरी राइट है इसी को ही अपने नाम देते हैं विद होल्ड ट्रांजिट। ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब, तो सेलर के पास क्या क्या अधिकार है, तीन अधिकार है। एक कि भाई सेलर जो है वो, अगर सेलर के पास इस गुड्स पोजेशन में, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये मान लो रिमोट है, मैंने आपको ये रिमोट बेचने की बात कर दी थी। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था और आपने क्या किया, पैसा देना था, मुझे पैसा नहीं दिया। पोजेशन मेरे पास होनी चाहिए, अगर मैंने आपको पोजेशन दे दी तब लीन का अधिकार नहीं रहेगा। मेरे पास कब्जा है, आपने कहा कि भैया मैं पैसा देके जाऊंगा 10 अप्रैल को, आपने 10 अप्रैल को पैसा नहीं दिया, मैं ड्यूटी बाउंड नहीं हूं आपको दो, मैं ये सामान अपने पास रख सकता हूं कि पहले पैसा देके जाओ। इसको बोलते हैं राइट ऑफ लीन। कि अगर क्या है, कब है, ध्यान देना, क्या है राइट ऑफ लीन, सेलर की राइट कि वो बेचे हुए सामान का पोजेशन रख सकता है, जो उसने सामान बेचा है उसका कब्जा रख सकता है। कब होती है, अगर वो सामान सेलर के कब्जे में, पोजेशन में। दो बात, क्या, कब। स्टॉप ट्रांजिट क्या होता है, क्या होता है कि जो सेलर है वो सामान, अगर सामान को उसने कैरियर पे मतलब ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया तो वो उसको रुकवा सकता है और वापस अपने पास मंगवा सकता है। क्या है, सेलर ने अगर सामान ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया है फॉर डिलीवरी टू बायर, तो वो सामान को रुकवा सकता है और अपने पास वापस मंगवा सकता है। इसको हम बोलते हैं टू स्टॉप ट्रांजिट। कब होता है, सिंपल सा है, सामान बायर को डिलीवर नहीं हुआ होना चाहिए, तब तक आप ये कर सकते हो, बस डिलीवर नहीं हुआ होना चाहिए। कब डिलीवर माना जाएगा कब नहीं वो आगे देखेंगे। तो क्या है, कब है, ध्यान दे देना। अब आ जाओ रीसेल। क्या है कि सेलर जो है वो सामान को किसी और को बेच सकता है, दैट इज रीसेल। कब कर सकता है ऐसा, तो कब का ऐसा है कि अगर सेलर ने अपनी राइट ऑफ लीन या ट्रांसिट यूज कर लिया है, उसके बाद सेलर जो है सामान को किसी और को बेच सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। हाँ उसमें कुछ एक फॉर्मेलिटी है, नोटिस देना जरूरी है, ये वो अपने आगे देखेंगे। कोई भी डाउट, कुछ भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो, मैं 1 मिनट में आया, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। यस, चले अब क्या आगे, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो अब आ जाइए सेक्शन 46। दो बातें हो गई,
पहला अनपेड सेलर कौन होता है, दूसरा अनपेड सेलर की क्या क्या राइट्स होती हैं। अब आ जाइए टॉपिक पे। राइट ऑफ लीन, हाँ जी, ये आगे पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने बोला कि अभी इन बातों पे मत जाना, इतना ध्यान रख लो भाई क्या और कब। अभी ये जो आपने टॉपिक पूछा ना, इसी टॉपिक को अपने पढ़ेंगे 47, 48, 49, 50, 51 में, 51 के अंदर, है ना, तब आपको ये मैं बता दूंगा। 51 में अपने पढ़ेंगे कि स्टॉप ट्रांजिट कब होता है, कब नहीं हो सकता। ओके, चले हम राइट ऑफ लीन पे। चलिए, एक्चुअली में क्या है, टॉपिक इजी है, बट क्या है इसकी फ्रेमिंग, टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है, आप टॉपिक पढ़ोगे, जैसे मैं आप अपने इसके नोट्स बना के आपको देंगे, तब आप नोट्स से पढ़ोगे तब आपको बहुत इजी लगेगा, अच्छा इतने इतने सही बात है। पर इन्होंने फ्रेमिंग थोड़ी सी ऐसी कर रखी है ना, कि जैसे इंट्रोडक्शन एक सेक्शन में लिख दिया, फिर उससे रिलेटेड बातें आगे कोई 2-4 सेक्शनों में लिख रखी है, तो क्या वो सब कुछ साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो पहले एक बार साथ में चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अब आ जाओ एक बार राइट ऑफ लीन, अब एक बार राइट ऑफ लीन पे आते हैं अपने। अब राइट ऑफ लीन पढ़ते हैं, फिर आपके कोई भी क्वेश्चन कुछ भी हो पूछ लेना। राइट ऑफ लीन में 3 सेक्शन है, वैसे 4 सेक्शन है, 54 भी, 54 तो सिंपल सा है, बता दूंगा। राइट ऑफ लीन के अंदर जो सेक्शन है वो आपका चलेगा सेक्शन 47 से लेकर 49 पर एंड सेक्शन 54 पर। अब ध्यान देना क्या है, सेक्शन 47 बात करता है कि भाई सेलर के पास राइट ऑफ लीन होता कब है, जो सेलर है ना उसके पास राइट ऑफ लीन होता कब है। तो ध्यान देना, सेक्शन 47 व्हेन राइट ऑफ लीन। अपने को देखो सीधी सी बात है यार, एग्जाम क्लियर करना है, हमको एग्जाम से मतलब है, हमको कोई अथाह नॉलेज से कोई लेना देना नहीं, कि अपने को ये भी हो और वो भी हो। तो जितना चीजें सिंपल पढ़ेंगे उतना अपने को चीजें अच्छे से याद होंगी। तो अब आ जाओ, इसको जितना सिंपल पढ़ने की जरूरत है। राइट ऑफ लीन सेलर के पास तब होगी अगर सेलर के पास उस गुड्स की पोजेशन है, जो भी सामान बेचने की बात है ना, उसका कब्जा होना चाहिए। अगर उस गुड्स की पोजेशन है, अगर उस गुड्स का कब्जा है, अगर उस चीज का कब्जा है, तब राइट ऑफ सेलर के पास राइट ऑफ लीन हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दे देना कि अगर उसके पास कब्जा है तो, अगर सेलर के पास कब्जा नहीं है जी, नहीं होगा। कब्जे का मतलब क्या है, एक्चुअल पोजेशन। यहां कब्जा एक्चुअल पोजेशन की बात है, ये उसके पास, उसके एजेंट के पास हो, कब्जा हो। उसने ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया, नो सर, कब्जा छोड़ चुका है वो, अब वो कब्जा छोड़ चुका है, अब नहीं है उसके पास राइट ऑफ लीन। तो राइट ऑफ लीन के पास ये उसके पास कब्जा होना चाहिए, उसके पास या उसके एजेंट के पास या किसी ऐसे बंदे के पास जो उसके बिहाफ पे कब्जा रख के बैठा है, तो कब्जा होना चाहिए। दूसरी चीज, बयर जो है, कब्जा होना चाहिए तब वो राइट ऑफ लीन। बयर ने या तो रिफ्यूज कर दिया हो या नेग्लेक्ट कर दे पेमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले ध्यान देना कि सेलर जो है वो कब राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है, अगर उसके पास उस चीज का कब्जा है, अगर उसके पास उस चीज का कब्जा है। अब आ जाओ, ध्यान देना, अपने ने क्या बोला कि भैया सेलर के पास अगर उस चीज का कब्जा है और बायर जो है अगर वो पेमेंट देने से मना कर देता है या फिर रिफ्यूज कर देता है, तब वो सामान अपने पास रख सकता है। इन शॉर्ट, वो सामान को देने से मना कर सकता है। चलिए ठीक है, अब इसी के अंदर 2 बातें और पढ़नी है अपने को। एक, अगर उसने उधार पर मान लिया हो तो, सर अगर उसने क्रेडिट पर मान लिया है तो सिंपल सी कंडीशन है कि अगर क्रेडिट पर मान लिया है, क्रेडिट पर मान लिया है, कब्जा सेलर के पास है, और जो भी तारीख थी, जिस जिस तारीख तक वो पैसा पे कर देगा, अगर वो तारीख निकल गई और उसने पैसा नहीं दिया, तब राइट ऑफ लीन आ जाएगी। कब्जा जरूरी है, आप ये मत बोल देना कि भाई क्रेडिट पर मान लिया है, उधार मान लिया है तो माल तो ले गया होगा, नहीं सर, माल ले गया तब राइट ऑफ लीन नहीं है।
मान लो उधार पर माल लिया था पर सेलर के पास कब्जा है, सेलर ने कहा कोई बात नहीं उधार पर माल ले जा, कब्जा मेरे पास है, 10 दिन बाद 7 दिन बाद पैसा दे जाना। और अगर वो 7 या 10 दिन बाद पैसा नहीं देता है तो सेलर के पास राइट ऑफ लीन आ जाती है। राइट ऑफ लीन मतलब कि वो पोजेशन अपने पास रख सकता है, वो बायर को पोजेशन देने से मना कर सकता है। ये है राइट ऑफ लीन। तो ध्यान दे देना, सिंपल सा जो भी पढ़ना है। सेलर के पास अगर सामान की पोजेशन है और बायर जो है वो रिफ्यूज कर देता है कि भैया मैं पैसा नहीं देता, एक, या फिर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब आपको जो ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, राइट ऑफ लीन कब होगी, अगर सेलर के पास कब्जा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि बायर पैसा देने से मना कर देता है, या फिर बायर पैसा देने में सक्षम नहीं रहा, मना कर गया, पैसा है और मना कर गया, या फिर पैसा है पैसा देने के लिए सक्षम ही नहीं रहा, इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया। सिंपल सा बेरेट की बातें बीच बीच में आपको इसलिए बता दे रहा हूं ताकि जब आप बेरेट पढ़ो तो आपको पता हो, अच्छा हाँ ऐसी ऐसी बात बोली गई है, और आपसे जो पूछा जाएगा। राइट ऑफ लीन कौन से सेक्शन में, 46 के अंदर। राइट ऑफ लीन कब होती है, 47 बताता है। क्या बोलता है वो, कि अगर सेलर के पास गुड्स की पोजेशन है, चाहे सामान बेचने के बाद भी अगर उसके पास कब्जा है और बायर पैसा देने से मना कर देता है, फिर या फिर बायर पैसा देने में सक्षम नहीं है, तो सेलर के पास राइट ऑफ लीन होगी। कोई भी डाउट इस बात के अंदर, फिर आगे चलता हूं। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान देनी है, कोई भी डाउट इस बात के अंदर। टॉपिक इंपॉर्टेंट है आज का, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। जहां भी आपको लगे कि भाई मामला फंस रहा है, नहीं समझ आ रहा, पूछ लेना। चलो, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। पहला, कि अगर जो सेलर है वो गुड्स की पोजेशन में है, गुड्स की पोजेशन में है एज एजेंट बोल दो या बेली बोल दो ऑफ बायर। ध्यान देना क्या बोल रहा है वो, ये कह रहा है भैया सेलर पोजेशन में तो है पर एज एन एजेंट ऑफ बायर या फिर एज ए बेली ऑफ बायर। बेली मतलब कि जैसे मान लो यार दोस्त, बेली का मतलब ही ऐसा होगा यार दोस्त टाइप की, उसको दे गया हो कि यार 2-3 दिन सामान अपने पास रखना फिर मैं ले जाऊंगा, तो हम उसको बोल देते हैं बेली। तो या तो एज एन एजेंट या फिर बेली ऑफ बायर। तो क्या राइट टू लीन है या नहीं है। दूसरा, बायर ने रिफ्यूज कर दिया था पेमेंट कि मैं पैसा नहीं देता। सेलर जो है वो कोर्ट से फैसला ले आया, डिक्री ले आया फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस। कोर्ट कहती पैसा दो इसको, जो इसके सामान का पैसा है वो दो। अब यहां देखो उसको पैसा तो मिल जाएगा, कोर्ट ने फैसला दिया है तो पैसा तो मिलेगा, तो क्या अब भी राइट है क्या। तो दो क्वेश्चन, अगर सेलर गुड्स की पोजेशन में एज एन एजेंट या फिर बेली ऑफ बायर तो क्या उसके पास राइट ऑफ लीन होगी। दूसरा, अगर सेलर जो है मतलब बायर ने पैसा देने से मना कर दिया और सेलर जो है वो फैसला ले आता है कोर्ट से पैसा लेने का, कोर्ट फैसला दे देती है बायर सेलर को या बायर के खिलाफ कि इसको इसका पैसा दो जो सामान का पैसा है, तो क्या तब भी राइट ऑफ लीन है। यस, राइट ऑफ लीन है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे देना। यस, राइट ऑफ लीन है, राइट ऑफ लीन है। हाँ, अभी दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान दे देना एक बार, राइट ऑफ लीन सेलर के पास कब होगा, सेलर के पास अगर गुड्स की पोजेशन है और बायर पैसा देने से मना कर देता है या फिर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया घोषित हो गया। भाई मान लो मैं किसी से सामान खरीद के लाया, मैंने उसको कहा कि भैया 2 दिन बाद पैसा दे जाऊंगा, ठीक है।
अब या तो वो 2 दिन वेट करेगा कि भैया 2 दिन बाद पैसा दे जाएगा, मैं 2 दिन तक पैसा नहीं दे के गया, मतलब मैं पैसा देने नहीं गया, वो सामान अपने पास रखेगा, बाउंड नहीं है किसी को देने के, मतलब मुझे देने के। हुआ क्या, मैंने उसको कहा कि यार मैं आपको पैसा दे जाऊंगा 2 दिन बाद, और मैं अगले दिन दिवालिया घोषित हो गया। दिवालिया घोषित कैसे होता है? कोर्ट ऑर्डर करती है, कोर्ट ऑर्डर करती है कि भैया इस आदमी के पास कुछ नहीं बचा है, इसके कर्जे, इसकी जो लायबिलिटी है, इसकी एसेट से ज्यादा हो चुकी है, ये दिवालिया घोषित किया जाता है। तो अगर मैं दिवालिया घोषित हो गया तब डायरेक्ट राइट ऑफ लीन। तो सेलर के पास राइट ऑफ लीन 2 सिचुएशन में आ जाती है, एक बायर मना करते हैं पैसा देने से, दूसरा अगर बायर दिवालिया घोषित हो गया, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया। ये 2 कंडीशन है जब राइट ऑफ लीन आती है। सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि उसके पास सामान का कब्जा होना चाहिए। उसके बाद 2 बात, सामान का कब्जा, अगर सेलर के पास सामान का कब्जा एज एन एजेंट या फिर बेली ऑफ बायर है तब भी राइट ऑफ लीन रहता है। आप ये मत बोल देना कि अरे वो तो कब्जा तो बायर के पास, कानून कहता है भैया पोजेशन होनी चाहिए, चाहे सेलर की खुद की होनी चाहिए, चाहे बायर के बिहाफ पे होनी चाहिए। दूसरा, अगर वो डिक्री ले आया, फैसला ले आया कोर्ट से कि इसको इसका पैसा दो, तब भी उसके पास राइट ऑफ लीन होती है। अब यहां लॉजिक समझ लो, अगर समझना है तो। यहां पर राइट ऑफ लीन क्या है, कानून क्या बोलता है कि भैया सेलर के पास कब्जा होना चाहिए। अब अगर यहां पर हम ये बोल दें कि भाई अगर सेलर बायर का एजेंट है तो राइट ऑफ लीन नहीं रख सकता, तो सोच के देखो, मैं आपके पास गया, आपको बोला कि 10 दिन बाद पैसे दे जाऊंगा और आज मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, 10 दिन बाद पैसे दे जाऊंगा, सामान आपके पास है। अब आप सोच के देखो, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर गया, आपने जो सामान रख रखा है मेरे बिहाफ पे रख रखा है, तो मैं क्लेम कर सकता हूँ आप तो मेरे एजेंट हो। फिर राइट ऑफ लीन रहा कहां? उधार, कोई उधार कर जाएगा और बाद में बोल देगा कि तुम तो मेरे एजेंट थे, मेरे बिहाफ पे सामान रख रखा था तुमने, तुम राइट ऑफ लीन नहीं रख सकते, तो राइट ऑफ लीन रहा कहां? सेम यहां है कि भैया कोर्ट ने तो फैसला दिया है पैसा देने का, पैसा आ थोड़ी गया। राइट ऑफ लीन का कंसेप्ट क्या है कि जब तक पैसा ना मिल जाए तब तक रख लो, तो पैसा आया थोड़ी है। तो ये 2 कंडीशन है जहां राइट ऑफ लीन रहता है। अब आ जाओ अगला पॉइंट। यस, एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्चुअली ये कई बार कोई इश्यू आ जाता है, इनका इश्यू इनका तो क्या आ जाता है, अपनी तरफ से थोड़ा इश्यू चल रहा है एक बार तो। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्लास दोबारा चालू कर दें अपने, कोई डाउट है दोबारा पूछ लेना। अब आ जाओ, थैंक यू।
अब आ जाओ पार्ट डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी का सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, मान लो मैंने आपको 100 आइटम देने की बात की थी, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ए ने बी को 100 मोबाइल देने की बात की थी, ठीक है, मोबाइल देने की बात की थी। अच्छा यहां भी यही बात रहेगी कि उसने पैसा ना दिया हो, पूरा पैसा या फिर थोड़ा पैसा ना दिया हो, ठीक है, यहां भी यही बात है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई पैसा दे दिया तो राइट ऑफ लीन है ही नहीं सर, फिर तो अनपेड सेलर ही नहीं रहा। तो यहाँ ये क्या कहता है कि भाई मान लो उसने 50 मोबाइल तो डिलीवर कर दिए, 50 मोबाइल डिलीवर कर दिए, डिलीवर मतलब बी को कब्जा दे दिया, 50 मोबाइल डिलीवर करने हैं, डिलीवर करने हैं, बी पैसा देने से मना कर देता है, या फिर वो बोलता है बी को कि भैया पहले बाकी सारा पैसा दो, फिर 50 मोबाइल बेचूंगा, फिर भेजूंगा। अब क्या है, उसने पार्ट डिलीवरी तो कर दी, कॉन्ट्रैक्ट 100 मोबाइल का हुआ था, पार्ट डिलीवरी कर दी, पार्ट डिलीवरी बाकी है, वो इस पर राइट ऑफ लीन रख सकता है। अब ध्यान दे देना, दोबारा बोल रहा हूं कि अगर जो सेलर है वो पार्ट, जितने भी गुड्स की बात हुई थी, जितने भी माल को बेचने की बात हुई थी, उसमें से कुछ माल को डिलीवर कर चुका है बायर को, कुछ माल डिलीवर नहीं किया है, तो जो माल डिलीवर नहीं किया उस पर राइट ऑफ लीन रख सकता है, यस सर रख सकता है। राइट ऑफ लीन का सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो चीज सेलर के कब्जे में है, सेलर उसको अपने पास रख सकता है अगर बायर पैसा नहीं देता। तो जो भी चीज है, पूरी की पूरा माल है, आधा माल है, 20% है, 30% है, जो भी है, तो पार्ट डिलीवरी हो चुकी है, आधे माल की डिलीवरी हो गई, आधा माल अभी भी उसके पास है, बायर पैसा देने से मना करता है, जो बचा हुआ माल है उस पर वो राइट ऑफ लीन रख सकता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई अगर जो सेलर है वो, देखो आधा मतलब ये मत ले लेना कि 50% ही है, नॉर्मल सिंपल भाषा में करने के लिए लिख रहा हूं भाई, आधा माल डिलीवर कर चुका है, अब ये आधा चाहे कितना भी हो, 50 हो, 20 हो, कुछ भी हो, ठीक है, और आधा माल बाकी है। और जो बायर है वो रिफ्यूज कर जाता है टू पे मनी, जो भी प्राइस मनी है ना उसको देने से मना कर जाता है, तो सेलर जो है वो राइट ऑफ लीन रख सकता है ऑन जो भी आधा माल है। इतनी सी बात है। हालांकि इसमें आपके बोला हुआ अगर उसने वेव ना की हो अपनी राइट, वो 49 में कवर हो जाएगी, कि कब राइट ऑफ लीन नहीं होती है, वो 49 में कवर हो जाएगी। वहीं से मैं आपको 48 में जो एक लाइन लिखी हुई है ना, आप बेरेट में पढ़ोगे अनलेस ही हैज नॉट वेव्ड हिज राइट, वो 49 अपने पढ़ेंगे, वहां से मैं आपको समझा दूंगा ये लाइन कैसे लिखी हुई है, ठीक है। ये है सेक्शन 40। इंपॉर्टेंट है नॉट इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट है 45, 46, 47, 45, 46, 47 और फिर 49। 49 क्या बोलता है कि कब राइट ऑफ लीन नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे देना। when no right of lien, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, अगर आप लोग लॉ के स्टूडेंट हो, थोड़ा बहुत सोसाइटी का ध्यान रखते होगे, तो जैसे जुडिशियल डिपार्टमेंट है, जैसे हर विभाग, हर काम के लिए कोई ना कोई विभाग होता है, ऐसे ही जो सरकारी जो पब्लिक के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, सड़कें बनानी, ये सब, उसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। लोगों के सड़कें कहाँ बनानी है, सड़क ले लो, कुछ भी मान लो, जो शहरों के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन होती है वो सब पीडब्ल्यूडी देखता है। तो क्या है पीडब्ल्यूडी, पोजेशन, वेव, डिलीवर। ध्यान देना, अगर सेलर ने माल का कब्जा ही बायर को दे दिया, बायर को, बायर के एजेंट को, बायर के बिहाफ पे किसी पर्सन को, तो सेलर के पास राइट, ऑब्वियस सेलर के पास लीन की राइट होती कब है, जब उसके पास कब्जा हो, उसके पास, उसके एजेंट के पास, उसके बिहाफ पे किसी और बंदे के पास, तभी होती है। तो अगर उसने कब्जा दे दिया तो होगी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। हाँ जी ठीक है, ये लो। अभी इसमें छोटी सी बात करनी बाकी है, ठीक है, अब उसको भी बता दूंगा, वो 49 करने के बाद आपको समझ आ जाएगा।
ठीक है, चलो अब आ जाओ, ध्यान देना। तो कब्जा हो गया। दूसरा जी वेव। वेव क्या है? सरेंडर। भाई अगर मान लो सेलर ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था बायर के साथ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल जब किया था, अगर उसी में उसने बोल दिया कि भैया मैं राइट ऑफ लीन नहीं रखूंगा, उसी में उसने बोल दिया, उसको एक्सप्रेसली बोल दो, इम्प्लाइडली बोल दो, अगर उसने अपनी राइट ऑफ लीन ही सरेंडर कर दी, वेव कर दी, तब नहीं होगी सर। सिंपल सी कहानी है कि अगर सेलर और बायर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग ऐसी बात लिख लेते हैं, बायर और सेलर लिख लेते हैं कि सेलर बोलता है कि अगर तुम मेरे को पैसा नहीं भी दोगे तब भी मैं राइट ऑफ लीन नहीं रखूंगा, नहीं होगी। सरेंडर, सेलर खुद सरेंडर कर रहा है, सरेंडर। तीसरा पॉइंट डिलीवर। डिलीवर क्या है? कार्गो, ट्रांसपोर्ट। अगर सेलर ट्रांसपोर्ट वाले को माल दे देता है और अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखता, याद है अपने ने एक टॉपिक पढ़ा था डिलीवरी के बारे में कि कब बायर को डिलीवरी मानी जाती है, तब अपने ने उसमें एक पॉइंट बोला था कि अगर सेलर ट्रांसपोर्ट पर माल लगा देता है और अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखता, राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब वापस लेने का राइट नहीं रखता, तो ट्रांसपोर्ट पर माल लगा दिया, वापस तुम ले जा नहीं सकते हो, डिलीवरी हो गई सर। वापस तो ले जा नहीं पाओगे, ट्रांसपोर्ट में माल जा रहा है, अब वो बायर तक पहुंच जाएगा। तो ये बात बोलता है, तो ध्यान देना। इफ बायर और एजेंट ऑफ बायर हैज पोजेशन ऑफ गुड्स, वेव। इफ सेलर, वेव बोल दो, दूसरा वर्ड बोल सकते हो सरेंडर बोल दो, ही इज राइट। डिलीवर। डिलीवर के केस में सिंपल सा है कि भाई अगर जो सेलर है वो डिलीवर कर देता है गुड्स टू कैरियर, ट्रांसपोर्ट बोल दो, एंड हैज नो राइट ऑफ डिस्पोजल। सिंपल सी बात है भैया, जब तुमने राइट ऑफ डिस्पोजल ही अपने पास नहीं रखी तो माल तो बायर को डिलीवरी माना गया, तो डिलीवर माना गया मतलब क्या? माल तो बायर की कब्जे में आ गया, कहाँ होगी राइट ऑफ लीन? तो ध्यान दे देना। अब एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, कुछ भी आपका डाउट रहे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने जरूरी नहीं है कि आज में अपने को खत्म करना है, आराम से धीरे भी चल लेंगे तो भी अपने कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, एक क्लास एक्स्ट्रा कर देंगे तो ठीक है। कोई डाउट रहे, कुछ भी रहे पूछ लेना। अब आ जाओ टॉपिक पे। अपने ने टॉपिक चालू किया था कहां से? 45 से, यहां से। अनपेड सेलर कौन होता है, अनपेड सेलर के अधिकार क्या होते हैं। क्या बोला आपने ने शुरू में कि अनपेड सेलर कौन होता है? वो बंदा जिसको बायर ने पैसा नहीं दिया, और या फिर वो बंदा जिसको बायर ने चेक वगैरह या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था और वो डिसऑनर हो गया। तो या तो बोल दो पैसा नहीं दिया, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था वो डिसऑनर हो गया, तो वो कौन कहलाता है? अनपेड सेलर। अनपेड सेलर में कौन कौन आते हैं ये ध्यान रख लेना। अनपेड सेलर खुद, अनपेड सेलर का एजेंट, और जो कोई भी बंदा अगर बायर की श्योरिटी में खड़ा होता है और बायर पैसा देने से मना कर जाता है, वो भी अनपेड सेलर की कैटेगरी में आता है। उसके बाद भी अनपेड सेलर के जो अधिकार है, राइट्स है, वो सब होते हैं। अब आ जाइए अधिकार। अनपेड सेलर के पास क्या क्या अधिकार है? अनपेड सेलर के पास जो राइट है, मेन 3 राइट है। राइट ऑफ लीन, राइट टू स्टॉप ट्रांजिट, जिसको आप दूसरा नाम भी बोल सकते हो विदहोल्ड ट्रांजिट या विदहोल्ड डिलीवरी, ठीक है, विदहोल्ड ट्रांजिट या विदहोल्ड डिलीवरी भी बोल सकते हो, और रीसेल। लीन का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर, लीन में आ जाते हैं, कि अगर जो सेलर है उसके पास कब्जा है सामान का और बायर पैसा देने से मना कर देता है, या फिर बायर इंसॉल्वेंट। 2 कंडीशन है, या तो पहली ये और ये हो, या फिर पहली ये और ये हो कि भैया सामान का कब्जा है, बायर पैसा नहीं दे रहा, या फिर सामान का कब्जा है और बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन मतलब सेलर अपने पास सामान रख सकता है। उसके बाद क्या पार्ट डिलीवरी के केस में, हाँ ये पॉइंट ध्यान दे देना कि अगर जो सेलर है वो बायर या बायर का अगर एजेंट या बेली है तब भी राइट ऑफ लीन होगा। अगर कोर्ट ने डिक्री कर दी है कि भैया इसको पैसा दो, तब भी राइट ऑफ लीन होगा, बिल्कुल। जब तक पैसा नहीं मिल जाता तब तक राइट ऑफ लीन होगा। उसके बाद पार्ट डिलीवरी में ध्यान दे देना, अगर उसने आधा माल बेच दिया है, आधा माल मतलब बेच दिया क्या, आधा माल अगर डिलीवर कर दिया बायर को और आधा माल डिलीवर नहीं किया है और बायर पैसा देने से मना कर देता है, या मैं बोलूं बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो क्या राइट ऑफ लीन आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। मना कर देता है या फिर रिफ्यूज और इंसॉल्वेंट, क्योंकि 2 ही कंडीशन है राइट ऑफ लीन की, तो फिर
वो राइट ऑफ लीन रख सकता है बचे हुए माल पे। अब यहाँ ध्यान रखना जो आपके सेक्शन 48 में बोला गया है कि भैया राइट ऑफ लीन होगी अनलेस ही हैज नॉट वेव्ड हिज राइट, तो वो अपने 49 में पढ़ चुके हैं कि 49 बोलते हैं राइट ऑफ लीन कब नहीं होगा, 3 कंडीशन है। अगर सेलर माल डिलीवर कर देता है बायर को, अगर जो सेलर है वो अपनी राइट सरेंडर या वेव कर देता है, कोई भी सिचुएशन हो, पूरा माल बेच चुका है, पूरा माल डिलीवर कर चुका है तब भी, आधा माल डिलीवर कर चुका है तब भी। तीसरी बात कि अगर सेलर ने ट्रांसपोर्ट पे माल चढ़ा दिया, कैरियर पे सामान लगा दिया है और उसके पास अपने पास उसने राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा, तब भी अधिकार नहीं होगा, मतलब राइट ऑफ लीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आपने ट्रांसपोर्ट पे कैरियर पे सामान लगा दिया है और अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं लगे रखा है तो एज पर लॉ माल बायर को डिलीवर हो गया, माल बायर की पोजेशन में चला गया, और अगर पोजेशन में चला गया तो राइट ऑफ लीन नहीं रखता। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, सेक्शन 45 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, अब इस पे आ जाओ। कौन सा सेक्शन अनपेड सेलर के बारे में बात करता है? 45। कौन सा सेक्शन अनपेड सेलर की राइट के बारे में बात करता है? 46। ठीक है, उसके बाद अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट है? लीन, ट्रांसिट, रीसेल। ठीक है, अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट है? 3 राइट है। अब आ जाओ, अनपेड सेलर कौन होता है? इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना, हालांकि बेसिक सा ही है। उसके बाद अनपेड सेलर में कौन कौन आते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। देन राइट ऑफ लीन, ये तो हो गया ना अपना, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ, राइट ऑफ लीन कब होती है? तो ये पॉइंट ध्यान देना, अगर सेलर के पास कब्जा है तभी होगी, और 2 कंडीशन, या तो पैसा देने से मना कर दे या फिर वो इंसॉल्वेंट। तो ध्यान दे देना राइट ऑफ लीन कब होती है। फिर उसके बाद हाँ, क्या अगर सेलर गुड्स की पोजेशन में राइट ऑफ लीन होगी? होगी। क्या अगर डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी होगी, राइट ऑफ लीन होगी? होगी। ये पॉइंट ध्यान दे देना। ठीक है, पार्ट डिलीवरी नॉट इंपॉर्टेंट। राइट ऑफ लीन कब नहीं होती है? तीनों पॉइंट है, अच्छे से पढ़ लेना कि कब राइट ऑफ लीन नहीं होती है। बस ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे चलते हैं। राइट ऑफ लीन सेक्शन 54 है, सेक्शन 54 जब अपने दोनों पढ़ देंगे तभी बता दूंगा। सेक्शन 54 में 2 पार्ट चलेंगे, एक तो अनपेड सेलर का राइट ऑफ रीसेल पढ़ेंगे अपने, और एक जो इनसे कनेक्टेड एक लाइन है 54 का जो क्लोज 1 है ना, जो सबसेक्शन 1 है वो इन्हीं से कनेक्टेड बोलता है, छोटी सी बात है वो अपने पढ़ लेंगे। यस, अब आ जाइए दूसरा टॉपिक, ये कहाँ आ गए अपने, अब आ जाइए दूसरा अधिकार, उसका लीन वाला अधिकार हो गया। अब आ जाइए टू स्टॉप ट्रांजिट। टू स्टॉप ट्रांजिट, कोई भी डाउट कुछ भी, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बता दो, फिर अपने आगे चलते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, थोड़ा सा मेहनत मांगेगा आपकी, तो एफर्ट दे देना, पर इतनी अच्छी बात यह है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये ऐसे एक्ट है कि अगर आपने एक बार पढ़ ली और आपने एक बार इन पे अच्छी कमांड बना ली ना, तो आपके ये फ्री के नंबर हैं इनमें। क्योंकि इनमें क्या है, एग्जामिनर इतनी ही बातें पूछता है, जो बातें इसमें बताई होती है ना वही पूछता है, एग्जामिनर बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं लेकर जाता। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, आप लोगों के पास अच्छा टाइम है, मतलब भाई ये मान लो कि प्री एक बार बहुत पहले शायद ऐसा हुआ था एक बार कि प्री का पेपर नोटिफिकेशन आई थी, उसके प्री का पेपर हुआ था 3 महीने बाद, या तो पिछली बार भी 84 काफी टाइम मिल गया था प्री में, पर मेंस में टाइम नहीं मिला था। ठीक है, और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि आपको प्री में टाइम मिलेंगे, और अगर आपको प्री में टाइम मिला, और ये ध्यान रख लेना, अगर आपको प्री में काफी ज्यादा टाइम मिल गया कि ये हुआ कि यार ये तो पेपर ही करवा रहे हैं, आपको जुलाई तक ले गए प्री का पेपर, चलो जून तक तो जाने के चांसेस हो ही रहे हैं, कि अगर जुलाई तक ले गए आपका प्री का पेपर, तो ये ध्यान दे देना मेंस का पेपर बहुत जल्दी होगा। मतलब जैसे पिछली बार हुआ था ना, कि क्योंकि इस बार तो सीटें भी कम है, तो इनको ये होगा कि भाई प्री का तो क्या है, मशीन होती है, वो सीधा OMR चेक करती है, उसके बाद क्या है 44 के हिसाब से 44 × 15 लगभग 750 या 800 बच्चे मेंस लिखेंगे, कितने बच्चे मेंस लिखेंगे, तो उनको करना क्या, 700-800 बच्चों का मेंस ही तो अरेंज करना है, किसी भी एक सेंटर पे अरेंज हो जाएगा वो, तो 1 या 2 सेंटर पे मान लो। ठीक है, तो उस हिसाब से चलना कि अगर प्री के अंदर टाइम ज्यादा हो रहा हो,
तो एक चीज अपने बैक ऑफ द माइंड ध्यान दे देना कि भैया प्री का पेपर जैसे ही होगा, ऐसा नहीं है कि महीने में मेंस करवा देंगे, प्री का पेपर होते ही 1 महीना तो रिजल्ट निकालने में लग जाता है इनको, 20 दिन तो ऑन एन एवरेज लग जाते हैं, और उसके बाद 1 महीना मिलता है, तो आपके पास उसके बाद 2 महीना होगा मेंस का पेपर देने का। तो अगर प्री में आपको टाइम ज्यादा मिल रहा हो ना, तो आपके जो लॉ वाला पोर्शन है उसको बहुत अच्छा कर लेना कि भाई पेपर देके जैसे ही आए, चांसेस बन रहे हैं प्री क्लियर होने के, सीधा मेंस की तैयारी चालू करने की। लॉ तो अच्छा हो रखा है, मेंस के अंदर क्या है, ऐसे राइटिंग है, हो जाएगा, जजमेंट राइटिंग है, हो जाएगा। इधर लॉ को रिवाइज कर रहे हैं, दिन में 3 घंटा मान लो, 3 घंटा अपने ऐसे राइटिंग और जजमेंट राइटिंग दोनों को देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक थोड़ी बहुत चीजें हैं, अभी तो मत सोचना इन चीजों को लेकर चाहे, बट अगर ध्यान रख लेना कि अगर पेपर ज्यादा लेट हो रहा हो तो मीन्स कब तक हो सकता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ टॉपिक पे। क्या नाम था उसका, राइट का, राइट टू स्टॉप ट्रांजिट। राइट टू स्टॉप ट्रांजिट, पहले इस टॉपिक को समझ लेना, सेक्शन नंबर सब छोड़ दो कि भैया ये है क्या, बोलता क्या है, कब होता है, कब नहीं होता, इसमें कहानी क्या बनती है, पहले इसकी कहानी समझ लेना। राइट टू स्टॉप ट्रांजिट का सिंपल सा मतलब है कि भैया अगर सेलर जो है ना, उसने सामान अपने कब्जे से निकाल दिया और ट्रांसपोर्ट पे चढ़ा दिया, अब ट्रांसपोर्ट पर चढ़ाया और बायर पैसा देने से मना कर देता है, या फिर उसको लगता है कि बायर पैसा नहीं दे पाएगा, वो सामान वापस ले सकता है। वापस कैसे लेगा, वो ट्रांजिट रुकवाएगा, ट्रांसपोर्ट है ना, रुकवाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो सेलर है, सेलर ने क्या किया, मान लो मैंने आपको सामान बेचा, अब मैं आपको, मान लो आप फॉर एग्जांपल जोधपुर रहते हो, तो मैंने आपको यहाँ से जोधपुर सामान बेचा, तो मैंने उस पर भेज दिया, मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो भी एक कोरियर वाला होता है, डीटीडीसी ले लो, मैंने डीटीडीसी से सामान भेजा, अब मेरे को लगा कि यार आप तो पैसे नहीं दोगे, मैं क्या करूंगा, सामान ट्रांजिट रुकवाऊंगा, क्योंकि लीन तो रहा नहीं, ट्रांजिट रुकवाऊंगा। कैसे रुकवाऊंगा, मैं या तो उनको फोन करूंगा डीटीडीसी वालों की, भैया मैंने ये सामान कोरियर पे लगाया है, ये मेरा नाम है, आप ये सामान जिसके नाम से उसको डिलीवर मत करना। क्या कोरियर वालों की ड्यूटी है कि वो डिलीवर नहीं करेंगे, उनकी ड्यूटी है सर, वो डिलीवर नहीं करेंगे। क्यों, सामान मैंने लगाया, पैसा मैंने दिया है, जब सामान मैं लगवा रहा हूं तो रुकवा भी सकता हूं मैं, तो अगर मैं आपको बोलता हूं रुकवाओ तो रुकोगे आप। हाँ, रीजनेबल टाइम, ये नहीं है कि मैं उनको बोल रहा हूँ कि रुकवाओ, वो कह रहे हैं सर अब हम कहाँ से रुकवा दें, अब तो जो मान लो यहाँ से माल जाना था जोधपुर, जोधपुर चला गया, जो डिलीवरी वाला बंदा है, जो कोरियर वाला बंदा है, वो ले गया, अब तो हो सकता है उसने डिलीवर भी कर दिया हो, तो वो लायबल नहीं होगा। मैं उनको नहीं कह सकता कि यार मैंने जब तुमको फोन कर दिया तब भी तुमने कैसे डिलीवर कर दिया, तुमको ध्यान होगा भाई, एक हमारे पास इतना समय तो हो कि हम चेक कर सकें कि तुम्हारा सामान है, तुम कौन हो, सामान क्यों रुकवाया जा रहा है, हम एक बार चेक तो कर सके, फिर हम हमारे बंदे को भी इन्फॉर्म कर सके, हमारे पास इतना तो टाइम हो, तो एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। तो अब ध्यान देना दोबारा, सेलर ने सामान चढ़ाया ट्रांसपोर्ट पे, उसको लगा कि भैया बायर तो पैसा नहीं देगा या नहीं दे पाएगा, वो सामान रुकवा सकता है। रुकवाएगा कैसे, रुकवाएगा वो या तो उसको नोटिस इशू कर देगा, नोटिस का मतलब ये होता है यार उसको इन्फॉर्म कर देगा, किताबों में लिखा जाता है नोटिस, नोटिस का मतलब होता है उसको इन्फॉर्म कर देगा, ओरली उसको कॉल कर देगा, राइटिंग में भिजवा देगा, उनकी कंपनी को मेल डाल देगा, वो सामान रोक देंगे। या फिर एक और तरीका होता है एक्चुअल पोजेशन। एक्चुअल पोजेशन कैसे, जहां भी माल ट्रांसपोर्ट में भी है वो वहां पहुंच जाएगा मौके पर, जहां भी है, रस्ते में जहां पर भी है, जिस भी पॉइंट पर है वो वहां चला जाएगा और उनको बोल देगा ये सामान मेरा है। नॉट सड़क पर, ऐसा नहीं कि यहाँ से डीटीडीसी वाले जयपुर से जा रहे हैं और सड़क पे जा रहे हैं उनकी वैन, और मैं वैन रुकवा लूं सड़क पे, नहीं सर। मान लो वो जोधपुर है तो जोधपुर माल जा रहा है, तो जोधपुर जो उनका ऑफिस है वो ऑफिस में माल पड़ा है, मैं वहां गया, वहां पर मैंने उनको बोला ये माल मेरा है, ये मैंने चढ़ाया है, ये मेरे पास रसीद है, जो रसीद देते हैं ना, ये मेरे पास रसीद है। ये तो दो तरीके हैं, या तो मैं जाके जहां पर भी वो सामान मौके पर होगा वहां पर जाके कब्जा ले लूं, या फिर मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं कि भैया सामान रुकवा दो। पर जब भी मैं उनको इन्फॉर्म करूंगा, उनके पास एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए कि वो सामान रुकवा सके। तो ये तो हो गया ट्रांजिट, स्टॉप ट्रांजिट। कैसे, मैंने सामान कोरियर पे चढ़ाया, मेरे को लगा पैसा नहीं देगा तो मैं स्टॉप ट्रांजिट कर सकता हूँ। स्टॉप ट्रांजिट कैसे करूंगा, उनको या तो इन्फॉर्म कर दूंगा या फिर एक्चुअल पोजेशन। एक्चुअल पोजेशन जहां पर भी माल है वहां जाकर कब्जा देगा। अब स्टॉप ट्रांजिट से होता क्या है, स्टॉप ट्रांजिट से ये होगा कि मेरा माल मुझे वापस मिल जाएगा, मुझे रीडिलीवर किया जाएगा। अब रीडिलीवर कैसे होगा, भाई देखो अगर तो मैं जाके वहां से लेकर आ रहा हूं तो ठीक है, पर अगर वो जो ट्रांसपोर्ट वाला अगर वो मेरे को वापस माल ला रहा है तो उसका वापस लाने का जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा। तो स्टॉप ट्रांजिट कब क्या होता है, कब होता है, हम समझिए
स्टॉप ट्रांजिट कैसे होगा ये भी समझ गए। स्टॉप ट्रांजिट अगर होता है तो रीडिलीवर होगा, रीडिलीवर का खर्चा कौन पे करेगा, सेलर पे करेगा। चलो ये तो हुई बेसिक सी बात है। अब आते हैं स्टॉप ट्रांजिट कब होगा और कब नहीं होगा, जिसके अंदर हम एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि भैया कब डिलीवर माना जाएगा, कब माल डिलीवर माना जाएगा टू बायर। देखो एक तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि मैंने अगर माल ट्रांसपोर्ट पे चढ़ा दी और राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास नहीं रख रखा कि मैं सामान वापस नहीं ले सकता, ये मैंने ऐसी कंडीशन रख रखी मैं वापस नहीं लूंगा, सामान ट्रांसपोर्ट पे चढ़ा दिया, बायर जाने, बायर का काम जाने, मैं अब कुछ नहीं कर सकता या मैं कोई अधिकार नहीं रखता, सामान डिलीवर हो गया, अब मैं नहीं रुकवा सकता। पहला रूल, अगर सामान बायर को डिलीवर हो गया मैं सामान नहीं रुकवा सकता, एक। दूसरा, जो ट्रांसपोर्ट वाला है अगर वो सामान डिलीवर कर देता है बायर को या उसके एजेंट को, ट्रांजिट खत्म हो गया, ट्रांसपोर्ट वाला मामला खत्म हो गया, अब मैं ट्रांजिट स्टॉप नहीं कर सकता। तीसरा रूल, अगर जो ट्रांसपोर्ट वाला है ना वो बायर के एजेंट के तौर पर या बायर के मान लीजिए ऑथराइज्ड पर्सन के तौर पर माल अपने पास रखकर बैठा हुआ है, मेरा एजेंट नहीं, मेरा ऑथराइज्ड पर्सन नहीं, बायर का एजेंट या बायर के ऑथराइज्ड पर्सन के बिहाफ पे, वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, बायर के बिहाफ पे काम कर रहा है, मेरे बिहाफ पे काम नहीं कर रहा। माल भले ही मैंने ट्रांसपोर्ट पर लगवाया है पर वो किसके लिए काम कर रहा है, बायर के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने जो मान लो ये पेपर हुआ अभी, ये नोटिफिकेशन आई आरजेएस वाली, तो मान लो किताबें मंगवाई, तो किताबें भाई मिल नहीं रही थी तो कहीं और से किताबें मंगवाई, तो उसने क्या किया भाई, कहा कि मैं ट्रांसपोर्ट करवा दूंगा, तो मैंने कहा यार हाँ एक ना भाई कोई जान पहचान का ट्रांसपोर्ट, मैंने कहा यार एक जान वो ट्रांसपोर्ट वाला आप उसको दे देना, तो वो आपके पैसे भी कम लग जाएंगे और मेरे को सामान भी दे देगा। तो उसने कहा ठीक है भाई, मेरे को था भाई वो आएगा तो वो मेरे को एक ही दिन में डिलीवर कर देगा। अब हुआ क्या है उसके अंदर, जब वो वहां गया है तो पैसा किसने दिया, मैंने दिया, रसीद किसके नाम से कटवाई, मैंने मेरे नाम से कटाई। वो जो ट्रांसपोर्ट वाला है किसके लिए माल ला रहा है, मेरे लिए माल ला रहा है, वो सेलर के लिए नहीं ला रहा। सेलर ने तो बस उसको सामान दिया कि भैया ये इनका सामान है, उसने बिल काटा, बिल किसके नाम से काटा, मेरे नाम से काटा, पैसा किसने दिया, मैंने दिया। तो ट्रांसपोर्ट वाला किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, मेरे बिहाफ पे, बायर के बिहाफ पे काम कर रहा है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर जो ट्रांसपोर्ट है ना वो बायर का एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, बायर के बिहाफ पे काम कर रहा है, तब तो सर वो बंदा ही बायर का है, वहां पर सेलर के पास अधिकार नहीं होगा। तो ध्यान देना, एक, अगर एज पर लॉ डिलीवरी हो गई है बायर को, हो सकता है एक्चुअल डिलीवरी ना हुई हो। दूसरा, अगर एक्चुअल डिलीवरी हो गई है बायर को। तीसरा, अगर जो डिलीवरी वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो काम ही बायर के बिहाफ पे कर रहा है। तीसरा, चौथा जो इंपॉर्टेंट है, अगर, क्या कुछ है, साउंड नहीं आ रही, ऑडियो नहीं आ रहा क्या, एक बार प्लीज बताना, ऑडियो नहीं आ रहा क्या। और लास्ट, कि जो क्या कहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट वाला है वो रॉन्गफुली डिलीवरी नहीं देता है। डिलीवरी बनती थी, फॉर एग्जांपल उसकी डिलीवरी बनती थी, बायर गया भैया मेरे को सामान दे दो, वो कहता नहीं देता, आज नहीं दूंगा कल, जानबूझ के डिले करता है, जिसको हम बोलते हैं रॉन्गफुली उसने डिलीवर नहीं किया, तब एज पर लॉ सामान बायर को डिलीवर माना जाएगा, ट्रांजिट खत्म हो गया है, राइट ऑफ ट्रांजिट नहीं होगा, राइट ऑफ ट्रांजिट नहीं होगा। यस, ऑडियो नहीं आ रहा क्या, एक बार प्लीज कंफर्म कर देना, फिर अपने इसको दोबारा आ जाते हैं टॉपिक पे। नीतू जी एक बार अगर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, अगर ऐप है तो ऐप को बंद करके दोबारा चालू कर लो, और अगर वेबसाइट है तो उसको आप रिफ्रेश कर लो। यस, आवाज आ रही है नीतू जी। यस, एक बार प्लीज कंफर्म कर दो ऑडियो आ रही है नीतू जी आपको, फिर अपने क्लास आगे कंटिन्यू करें। अभी अपने इसको लिख लेंगे, जो अपने ने बातें की ना इसको लिख लेंगे, फिर आपको दोबारा बता दूंगा, फिर ये कौन से सेक्शन पे क्या क्या बात बोली गई वो भी बात कर लेंगे।
नीतू जी एक बार प्लीज कंफर्म कर दो ऑडियो को लेकर दिक्कत तो नहीं है, फिर अपने क्लास कंटिन्यू करें। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, इस पे ध्यान देना, सेक्शन नंबर बाद में लिख लेंगे, इस पे ध्यान देना भाई। राइट टू स्टॉप ट्रांजिट, सिंपल सी भाषा में बोलूं, टू स्टॉप ट्रांसपोर्ट, माल 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 जो है ट्रांसपोर्ट पे जा रहा था ना, उसको रोकने का अधिकार। तो ये होता कब है? सबसे पहली बात भाई, ये राइट होता कब है? तो ऐसा है, अगर जो गुड्स है ना वो सेलर की पोजीशन में नहीं है, सेलर की पोजीशन में नहीं है, ठीक है। वो जो गुड्स हैं वो पोजीशन में हैं ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट वाला है ना, ट्रांसपोर्ट बोल दो, कैरियर बोल दो, उसकी पोजीशन में, ठीक है। तीसरी बात, जो क्या नाम है, ये बायर, ये रिफ्यूज कर देता है टू मेक पेमेंट। देखो रिफ्यूज के अंदर सब कुछ होता है कि पैसा है दे नहीं रहा या पैसा देने में सक्षम ही नहीं है, तो ये आ जाता है। उस केस में बोला गया कि भैया आपके पास, सेलर के पास तो कब्जा है नहीं, सेलर के पास कब्जा होता तो वो लीन यूज करता, और उसने क्या किया, अब कब्जा किसको दे दिया, ट्रांसपोर्ट वाले को, कैरियर वाले को, फॉर डिलीवरी टू बायर। तीसरा, बायर ने रिफ्यूज कर दिया टू मेक पेमेंट। और चौथा और लिख लो चाहे, गुड्स नॉट डिलीवर्ड टू बायर। ये बात अपने ने यहां क्यों लिखी, क्योंकि अपने इसी पॉइंट को उठाएंगे कि कब माना जाएगा गुड्स डिलीवर्ड हो चुके हैं, कब नहीं माना जाता। तो ध्यान दे देना, सेलर के पास कब्जा नहीं है सर, कब्जा किसके पास है, ट्रांसपोर्ट वाले के पास है, और जो गुड्स हैं वो अभी तक बायर को डिलीवर नहीं हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बायर जो है वो पैसा देने से मना कर देता है या पैसा देने में सक्षम नहीं रहा, तब जो है सेलर अपना ये राइट यूज कर सकता है और जो ट्रांसपोर्ट में जो गुड्स है उसको रोक सकता है, गुड्स को रोक सकता है। इसको हम बोलते हैं टू स्टॉप ट्रांसिट। अब आते हैं आगे की बात, इफेक्ट, कि भाई अगर वो गुड्स को रोकता है तो होगा क्या। अगर गुड्स रोके जाते हैं, अगर गुड्स को रोका जाता है तो होगा ऐसा कि भाई वो दोबारा पोजीशन लेगा। चाहे तो आप उसको ऐसा बोल दो कि जो सेलर है उसको रीडिलीवर किए जाएंगे गुड्स, या आप बोल सकते हो, जो दूसरी भाषा बन जाती है, कि रिज्यूम कर लेगा पोजीशन, वापस ले लेगा पोजीशन। अब ठीक है, वापस तो तुम ले लो,
ओके हाँ सॉरी यार, ये क्या है अभी थोड़ा वेबसाइट वाला इनका चल रहा है, इस वजह से बार बार सॉरी। हाँ चलो चलो अब ध्यान देना। तो अब होगा क्या कि भाई अगर मान लीजिए वो गुड्स को स्टॉप कर देगा तो होगा क्या, गुड्स उसको वापस डिलीवर हो जाएंगे, मतलब उसको वापस मिल जाएंगे। अब ठीक है उसको वापस तो मिल जाएंगे, सो जो सामान है वो उसको वापस तो मिल जाएगा, पर करेगा कौन डिलीवर? रीडिलीवर बाय जो भी ट्रांजिट या ट्रांसपोर्ट वाला है, जो भी ट्रांजिट या ट्रांसपोर्ट वाला है। और रीडिलीवर का खर्चा कौन उठाएगा? खर्चा उठाएगा सेलर। कौन उठाएगा? सेलर। अब ध्यान दे देना मोटा मोटी बात। पहला, राइट टू स्टॉप ट्रांजिट कब होता है? राइट टू स्टॉप ट्रांजिट होता है कि अगर सामान सेलर की पोजीशन में नहीं है, उसने पोजीशन ट्रांसपोर्ट वाले को दिया है और जो बायर है वो पैसा देने से मना कर देता है और अभी तक माल अगर बायर को डिलीवर नहीं हुआ तो वो सामान रुकवा सकता है। देन अब अगर वो सामान रुकवाएगा तो होगा क्या, सामान वापस आ जाएगा सेलर के पास। सेलर को वापस आने का खर्चा कौन उठाएगा? जो रीडिलीवर का खर्चा कौन उठाएगा? सेलर उठाएगा। अब आ जाइए आगे की कहानी। चलो रीडिलीवर का खर्चा तो सेलर उठा लेगा। अब उसके बाद क्या कहते हैं, स्टॉप ट्रांजिट होगा कैसे? जो स्टॉप ट्रांजिट है वो कैसे होगा? तो दो तरीके हैं। पहला, एक्चुअल पोजीशन, सेलर जो है जाके माल की कब्जा ले सकता है, एक्चुअल पोजीशन ले सकता है, माल का कब्जा ले लेगा जहां पर भी माल होगा। दूसरा, नोटिस टू डिलीवरी पर्सन। अब डिलीवरी पर्सन में जो कंपनी है या तो वो बोल दो, प्रिंसिपल जो मेन आदमी है, चाहे तो उसको नोटिस दे सकता है चाहे उसके एजेंट को। तो दो तरीके हैं माल रुकवाने के, जहां पर भी माल है वहां जाके कब्जा ले ले या फिर जो भी डिलीवर करने वाला बंदा है उसको नोटिस दे दे। ये हो गया। अब ध्यान देना, when goods are delivered to buyer, कब माना जाएगा कि गुड्स बायर को डिलीवर हो चुके हैं? एक, if goods in transit and seller has no right of disposal। जो हम नॉर्मली पढ़ चुके हैं कि अगर आप सामान को ट्रांसपोर्ट पर लगा देते हो और सेलर ने खुद के पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा, गुड्स डिलीवर माने जाएंगे। दूसरा, गुड्स एक्चुअली डिलीवर्ड टू बायर और हिज एजेंट, बायर या उसके एजेंट को गुड्स एक्चुअली में डिलीवर हो चुके हैं। तीसरा, जो कैरियर वाला है और ट्रांसपोर्ट होल्ड गुड्स as agent or bailey of buyer। चौथा, जो ट्रांसपोर्ट वाला है wrongfully, not rightly, wrongfully refuses to deliver goods to buyer। अब ध्यान दे देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने को ध्यान देना है, जिसको सेक्शन 51 बोलता है कि कब ट्रांजिट स्टॉप हो सकता है, कब ट्रांजिट आप रोक सकते हो, कब नहीं रोक सकते हो। तो अब ध्यान दे देना, कोई भी डाउट कुछ भी रहे फिर पूछ लेना। राइट टू स्टॉप ट्रांजिट कब होता है? सेक्शन 50 कब होता है? अपने को ऐसे पढ़ना है, अपने को कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सा है कि अपने को ये समझना है, लॉजिक समझना है क्या होता है। उसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी को लेकर है सेक्शन 51। सेक्शन 51 जो ये बोलता है कि ट्रांजिट कब रोका जा सकता है कब नहीं। ट्रांजिट कब रोका जा सकता है? अगर गुड्स बायर को डिलीवर नहीं हुए। गुड्स कब माने जाते हैं डिलीवर, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब आ जाइए, अगर ट्रांजिट रोका जाता है तो रीडिलीवर होगा, बिल्कुल होगा। कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 52। रीडिलीवर होगा, खर्चा कौन पे करेगा? सेलर पे करेगा। फिर उसके बाद ट्रांजिट कैसे रोका जा सकता है? 52
उसके बाद गुड्स कब माने जाते हैं या कब ट्रांजिट रोका जा सकता है कब नहीं, सेक्शन 51। ठीक है, ये है आपका टॉपिक, दिस इज राइट टू स्टॉप ट्रांजिट। तो आपने वो जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर इसके अंदर है। ओके, ये हो गया आपका राइट टू स्टॉप ट्रांजिट। यस, अब कोई भी डाउट कुछ भी, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, ये आपका हुआ कब, दो राइट अपने ने पढ़े, एक राइट अपने ने पढ़ा है क्या नाम लेते हैं इसका, लीन वाला, दूसरा राइट अपने ने पढ़ा है राइट टू स्टॉप ट्रांजिट वाला। ठीक है, अब एक क्लास तो अपने को करनी है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की एक क्लास तो अपने करेंगे ही करेंगे। तो ऐसा करते हैं, कौन सा सेक्शन रह गया, रीसेल रह गया, वो रह गया, ठीक है, कल की क्लास में अपने खत्म कर लेंगे, हो जाएगा आपका। हाँ जी, 51 52 ये रहा जी। 51 ये है गुड्स कब डिलीवर, जिसको नाम दिया गया है कब ट्रांजिट रोका जा सकता है कब नहीं। तो ट्रांजिट कब रोका जा सकता है, जब सामान डिलीवर नहीं हुआ बायर को। सामान कब डिलीवर माना जाएगा कब नहीं माना जाएगा, ये रहा। 51 क्या बोलता है कि ट्रांजिट कब रोका जा सकता है, अगर सामान डिलीवर नहीं हुआ तो रोका जा सकता है। तो सामान कब डिलीवर माना जाएगा, ये सेक्शन 51 बताता है। ठीक है, 52 आपका है कि भाई ट्रांजिट कैसे रोका जा सकता है, दो तरीके हैं रोकने के। सेलर जो है एक्चुअल पोजीशन ले सकता है, सेलर नोटिस दे देगा टू डिलीवरी पर्सन, और उसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब अगर ट्रांजिट रोका जाता है तो रीडिलीवर होगा, रीडिलीवर का खर्चा कौन उठाएगा, सेलर। ये 52 है। ठीक है, 50 51 और 52 यही है सारा। ट्रांजिट स्टॉप ट्रांजिट कब होता है 50 है, 50 सेक्शन 50 बात करता है ट्रांजिट कब रोका जा सकता है, अगर सामान डिलीवर हुआ है तो रोका नहीं रोका जा सकता, डिलीवर हो गया नहीं हुआ तो रोका जा सकता है। 50 51 और 52 इज इफेक्ट। फोर्टी नाइन 48 49 तो ये रहा राइट, ये रहा। लिखा नहीं था क्या आपने, अच्छा सेक्शन नंबर लिखे नहीं क्या, व्हेन नो राइट ऑफ लीन, सॉरी 49। ठीक है, नो राइट ऑफ लीन 49 ये रहा। और 50 आ गया आपका राइट टू स्टॉप ट्रांजिट, 50 ये आ गया। ओके, नो राइट ऑफ लीन 49, कि राइट ऑफ लीन कब नहीं होता 49। ओके, तो ये कुछ एक छोटी मोटी चीजें हैं, और बाकी तो यही है। एक क्लास अपने और करेंगे ना, तो अपने कल की क्लास में निपटा लेंगे फिर, क्योंकि अब जो है वैसे तो टॉपिक अब ज्यादा नहीं बचे हैं, ये दो ही टॉपिक थे जो काफी काफी टाइम टेकिंग टॉपिक थे आपके, या थोड़े ध्यान देने वाले टॉपिक हैं। रीसेल तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सी बातें बोलेंगे रीसेल में, कब रीसेल, बहुत सिंपल सी बातें हैं। सूट वाली बातें भी ईजी हैं कि क्या सूट है, तो अपने कल ही निपटा लेंगे। यस, कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। और एक चीज और बोलूंगा भाई, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट थोड़ा सा मेहनत लेगा, थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों का टाइम भी ज्यादा ले, तो अगर टाइम ले तो देना। वो मत करना कि अरे यार माइनर लॉ है इसी में 3 4 दिन, कोई बात नहीं, 3 4 दिन भी लग रहे हैं तो लगा लेना, क्योंकि है छोटी छोटी बातें हैं, कंसेप्ट ध्यान वाला है। ओके, हाँ जी बिल्कुल, अभी रिपीट कर देता हूँ, आ जाओ। राइट टू स्टॉप ट्रांजिट, देखो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पूरा राइट टू स्टॉप ट्रांजिट वाला टॉपिक ही दोबारा बता देता हूँ, कोई भी डाउट कुछ भी रहे पूछ लेना। देखो, जो ये राइट टू स्टॉप ट्रांजिट का अधिकार है ना, 50 51 और 52, ये इसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 50 बात करता है कि राइट टू स्टॉप ट्रांजिट कब होती है। किताबों में क्या लिखा है उसको छोड़ दो, अपने लॉजिक, अपने एक बार कंसेप्ट समझ लो। किताबों में तो 2 लाइन में उन्होंने खत्म कर रखा है, एक दो जो और इजेंशियल है उसकी बात ही नहीं की। तो ध्यान देना, अगर सेलर के पास खुद के पास पोजेशन नहीं है, पोजेशन किसके पास है, ट्रांसपोर्ट बोल दो या कैरियर वाले के पास। और तीसरी बात क्या है कि बायर को अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर बायर को डिलीवर हो गए तो अब आप स्टॉप ट्रांजिट नहीं कर सकते हो, तो बायर के पास गया माल। स्टॉप ट्रांजिट तो तब कर सकते हो अगर माल बायर को डिलीवर ना हो। तो 3 कंडीशन मेन है, पहला गुड्स सेलर की पोजीशन में नहीं है, दूसरा गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले की पोजीशन में, तीसरा गुड्स बायर को डिलीवर नहीं हुआ, और चौथा बायर पैसा देने से मना कर देता है, या बोल दो पैसा देने के कैपेबल नहीं, वो माल को रुकवा सकता है। तो माल कब रुक सकता है, अगर माल ट्रांजिट में है और डिलीवर नहीं हुआ। कब रुका जा सकता है, इफ गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट में है, एंड नॉट डिलीवर्ड, नॉट डिलीवर्ड। ये दो बातें हैं, दो बातें हैं। अब ट्रांजिट वाली बात तो हम समझ गए, अब आते हैं सबसे पहले कि भाई कब माना जाता है कि गुड्स डिलीवर्ड है और कब माना जाता है गुड्स नहीं डिलीवर्ड है।
जिसको हम बोलते हैं 51 कि ट्रांजिट कब रुकवा सकते हो कब नहीं। तो ट्रांजिट कब रुकवा सकते हो, माल ट्रांसपोर्ट में है और डिलीवर नहीं हुआ, तो कब माना जाएगा कि बायर को डिलीवर हो गया। पहला, अगर माल सेलर ट्रांसपोर्ट में लगाता है और सेलर के पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं है, मतलब वापस लेने का अधिकार नहीं रखा उसने। दूसरा, एक्चुअली में बायर को आपने सामान डिलीवर कर दिया। तीसरा, जो ट्रांसपोर्ट वाला है ना, वो बायर के एजेंट के तौर पर या फिर बेली के तौर पर सामान रखा है, तो वो तो बायर के पास ही हुआ माल। चौथा, बायर को सामान डिलीवर होना चाहिए था पर ट्रांसपोर्ट वाला रॉन्गफुली रिफ्यूज कर देता है तो डिलीवर, तो यहां पर माल बायर को डिलीवर माना जाएगा। बायर को डिलीवर माना जाएगा मतलब ट्रांजिट नहीं रोक सकते। उसके अलावा कोई भी सिचुएशन आप ट्रांजिट रोक सकते हो। तो ट्रांजिट कब रोका जा सकता है कब नहीं रोका जा सकता, 50, 51। अब उसके बाद आ जाइए 52, अगर ट्रांजिट रोक सकते हो तो कैसे रोकोगे। सिंपल सा तरीका है रोकने का। तरीका सिंपल सा है कि भाई जो सेलर है ना, वो क्या करेगा, या तो खुद जाके जहां पर भी माल है वहां पर जाके कब्जा ले लेगा, या फिर जो डिलीवरी वाला बंदा है, जो ट्रांसपोर्ट वाला है, उसको नोटिस दे देगा। तो दो तरीके हैं, पोजेशन लेना या नोटिस। नोटिस किसको देगा, जो मेन बंदा है प्रिंसिपल, उसको भी दे सकता है, या फिर जो एजेंट है उसको भी दे सकता है। उसके बाद अगर ट्रांजिट रोका जाता है तो होगा क्या, माल वापस आ जाएगा, रीडिलीवर होगा। रीडिलीवर कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट वाला रीडिलीवर करेगा सेलर को, किसके खर्चे पे, सेलर के खर्चे। तो ध्यान देना, स्टॉप ट्रांजिट कब होता है, चार कंडीशन है, सेलर के पास पोजेशन नहीं है, ट्रांसपोर्ट वाले के पास पोजेशन है, और बायर को डिलीवर नहीं हुआ है, बायर पैसा देने से मना कर देता है, स्टॉप ट्रांजिट हो सकता है। बायर को डिलीवर ना होना सबसे इंपॉर्टेंट है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला, माल ट्रांसपोर्ट में है, बायर को डिलीवर नहीं हुआ। कब माल माना जाएगा बायर को डिलीवर हो गया है, कब माना जाएगा नहीं डिलीवर हुआ, सेक्शन 51, जिसको लेकर अपने ने 4 पॉइंट लिखे हैं। अब अगर स्टॉप ट्रांजिट करवाना चाहते हो तो कैसे करवाओगे, या तो खुद जा सेलर खुद जाके कब्जा ले लेगा, या फिर नोटिस दे देगा, जो भी ट्रांसपोर्ट वाला है ना उसको नोटिस दे देगा। अब अगर स्टॉप ट्रांजिट होता है तो आगे क्या होगा, माल वापस आ जाएगा सेलर को, रीडिलीवर हो जाएगा। रीडिलीवर का खर्चा कौन उठाएगा, सेलर। किसको देगा, ट्रांसपोर्ट वाले को। ये है आपका स्टॉप ट्रांजिट। कब होगा कब नहीं होगा, ट्रांजिट होगा तो स्टॉप ट्रांजिट कैसे होगा और उसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब स्टॉप होने के बाद क्या होगा। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, लिख लो, जिसको अपने नाम दे सकते हैं, मतलब 54 पूरा तो नहीं है, सेक्शन 54 का एक छोटा सा पार्ट है 54(1) कि अगर जो सेलर है वो राइट ऑफ लीन यूज करता है या टू स्टॉप ट्रांजिट यूज करता है, माल वापस ले लेता है या राइट ऑफ लीन यूज करता है, कॉन्ट्रैक्ट रेसिंड नहीं होता। मतलब कि अभी भी बायर पैसा देके माल ले जा सकता है। उसने कब्जा रख लिया, ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, नहीं सर, पैसा देके माल ले जा सकता है। उसने स्टॉप ट्रांजिट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, नहीं सर, बायर अभी भी पैसा देके माल ले जा सकता है। सेक्शन 54(1) जो ये बोलता है कि सेलर अगर अपनी ये राइट यूज करता है, इसका मतलब ये नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रेसिड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट रेसिड नहीं है, बायर कभी भी पैसा देके, मतलब रीजनेबल टाइम में पैसा देके वापस ले जा सकता है। और अगर उसने रीसेल कर दिया तब नहीं, तब तो बात ही खत्म। रीसेल कर गया फिर तो मतलब सेलर ने किसी और को बेच दिया तो बात खत्म है। तो कॉन्ट्रैक्ट रेसिड नहीं है, कभी भी रीजनेबल टाइम में पैसा देके माल ले जा सकता है, पर अगर रीसेल कर दिया तब नहीं हो सकता। यस, कोई भी डाउट कुछ भी इस बात के अंदर, ये अपना टॉपिक इतना ही है। कौन सा सेक्शन बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर राइट ऑफ लीन या स्टॉप ट्रांजिट की राइट यूज होती है तो कॉन्ट्रैक्ट रेसिड होता है, नहीं होता सर, नहीं होता। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कब डिलीवर माना जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे देना, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांजिट कैसे रोका जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ट्रांजिट में रीडिलीवर होता है तो खर्चा कौन उठाएगा। आपसे ये सेक्शन पूछा जा सकता है ट्रांजिट स्टॉप कब होगा। और उसके बाद इंडेक्स का क्वेश्चन, ट्रांजिट कब स्टॉप हो सकता है, कहां बताया गया है, ठीक है। अगर वो बोलता है सेलर की राइट टू स्टॉप ट्रांजिट का सेक्शन क्या है, 46, ट्रांजिट कब स्टॉप हो सकता है, सेक्शन 50, ठीक है। उसके बाद मेन तो यही है, इंडेक्स तो 50 का ही पूछ सकता है, बाकी का इंडेक्स नहीं पूछ सकता, ठीक है। ये आपके छोटे मोटे जो भी पॉइंट है इतने से। कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। कल एक लास्ट क्लास होगी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की और अपने खत्म कर देंगे जी। जितना हो सके एक बार कंसेप्ट क्लियर करना, इंडेक्स याद करना, जो सेक्शन है वो इन जनरल क्या बोलता है ये ध्यान रखना, एक बार इतना ही कमांड रखना। वर्ड टू वर्ड कमांड बनने में समय लगेगा, जैसे जैसे चीजों को बार बार पढ़ते जाओगे कमांड बन जाएगी।
शुरुआत में मैं बोलूं कि भाई 1 या 2 बार पढ़ोगे और चीजें वर्ड टू वर्ड याद हो जाएंगी, नहीं, समय लगेगा। ठीक है, कोई डाउट, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म। चलिए जी, ठीक है फिर, थैंक यू, थैंक यू। चलो, नोट्स आपको भेज देंगे, कुछ और पूछना हो तो या तो अभी पूछ लो, या फिर अगर व्हाट्सएप या कॉल करना हो तो आपकी इच्छा है।